Hi friends, thank you very much for watching, subscribing and commenting on my videos. You never cease to amaze me. इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं इस काम को कभी भी ना छोड़ूं। ओके, पिछले बार के वीडियो में एक गलती हो गई थी। मैंने अमेरिका की इकोनॉमी को 21.44 ट्रिलियन डॉलर कहने की बजाय 21.14 ट्रिलियन डॉलर कहा था। इस गलती के लिए आई प्रोफ्यूजली अपोलोजाइज। आज हम फिर वापस ट्रैक पे आ रहे हैं अपने, और हम भारत का संविधान यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फिर शुरू कर रहे हैं। दिस इज़ द 6th एपिसोड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अमेंडमेंट्स के जरिए आपको धीरे 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 भारत का आज़ादी के बाद का सारा इतिहास पढ़ा के दम लूँगा। आज हम बात करेंगे 36th अमेंडमेंट की। 36th अमेंडमेंट भी इंदिरा जी के टाइम में आया था, और आज हम बात करेंगे इंदिरा जी की इनिंग्स की, पहली इनिंग्स की। इंदिरा जी कब आई थी? 1966 में। कैसे आई थी? शास्त्री जी की डेथ के बाद में। लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से ताशकंद में, उसके बाद आ गई थी। क्या कहानी हुई वो भी हम लोगों ने पढ़ ली। अब ये 66 के बाद में फिर 75 आता है। 75 में साहब इमरजेंसी लगा देती हैं। इमरजेंसी में बहुत छीछा लेदर होती है, इंटरनेशनली एंड नेशनली बोथ। कंट्री आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और ये 77 में इलेक्शन कराती हैं, हार जाती है, चली जाती है सत्ता से बाहर। तो आज हम बात करेंगे तब तक की। सबसे पहले 71 का वॉर। तो 71 का वॉर अगर हम बात करते हैं, जो हमने पहले भी की, तो थोड़ी सी पाकिस्तान की हिस्ट्री जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, पाकिस्तान क्रिएट हुआ 14 अगस्त 47 को, हमसे एक दिन पहले, और हम क्रिएट हुए 15 अगस्त को। ये जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी थी। जिन्ना मतलब मोहम्मद अली जिन्ना, उनको पाकिस्तान में कायदे आज़म कहा जाता है, फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। उनको निराशा ने बड़ी बुरी तरह से घेर लिया था। 2 नेशन थ्योरी किस वजह से थी? रिलीजन की वजह से। उन्होंने कहा था कि हिंदूज़ के साथ में मुस्लिम सेफ नहीं रह सकते। तो उन्होंने कहा कि 9.5 करोड़ मुस्लिम्स जो हैं अनडिवाइडेड इंडिया में, ये मेरी जिम्मेदारी है, और इनको मुझे दे दो, मैं इनके लिए राष्ट्र बनाऊंगा, इनके लिए नेशन बनाऊंगा। तो 2 जगह मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। एक पंजाब, जो वेस्ट पंजाब था, मतलब जो आजकल का पंजाब है पाकिस्तान वाला, हमारा पंजाब ईस्ट पंजाब था। तो वेस्ट पंजाब हो गया, जो उनका आज तक भी सबसे बड़ा वो एरिया है पॉपुलेशन के हिसाब से एंड इन्फ्लुएंस के हिसाब से भी। पूरी आर्मी उनकी पंजाबी डोमिनेटेड है। फिर सिंध हो गया, जिसकी कैपिटल है कराची। जैसे हमारे यहाँ बॉम्बे है, उसी का काउंटर पार्ट है कराची। पंजाब की कैपिटल है लाहौर, वो काउंटर पार्ट है हमारे दिल्ली का। और उनकी कैपिटल है इस्लामाबाद, जो उन्होंने बनाई, जैसे हमारे यहाँ चंडीगढ़ बना था उसी तरह उन्होंने इस्लामाबाद बनाई, अपनी कैपिटल है फ्रेश। ओके, लाहौर से ज़्यादा दूर नहीं है वो। और उनका आर्मी हेडक्वार्टर है रावलपिंडी में, जो इस्लामाबाद के पास में ही है। फिर बलूचिस्तान आ जाता है, जो जियोग्राफिकली उनका सबसे बड़ा एरिया है, ठीक है। फिर आ जाता है उनका हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया। आज़ाद कश्मीर, जिसकी कैपिटल है मुजफ्फराबाद, और दूसरा है गिलगित बाल्टिस्तान। लेकिन 58 आते आते वहाँ पे जनरल अयूब खान, जो वहाँ के हेड ऑफ द आर्मी थे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, COAS, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया सत्ता पे। कब्ज़ा कर लिया 58 में, और साहब 69 तक चलाया, 11 साल। और इस 11 साल में नो कॉन्स्टिट्यूशन, नो सिविलियन राइट्स, नो इलेक्शंस, नथिंग। 67 में उन्हें लगा कि बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, ये तो कंट्री आगे बढ़ नहीं रहा है, तरक्की हो नहीं रही है, क्या करें। तो उन्होंने कहा मैं हट रहा हूँ यहाँ से। हटते हटते सत्ता किसको दी? एक दूसरे COS को, दूसरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। उसका नाम क्या था उस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का? जनरल याह्या खान। कुछ कान में रिंग हुआ? याह्या खान। याह्या खान आए, ये थोड़ा सा अयाश किस्म के आदमी माने जाते थे, आप समझ गए होंगे। तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं 70 में इलेक्शन कराऊंगा, और 70 में इलेक्शन हुए। ये पाकिस्तान के पहले इलेक्शंस थे। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी की, तो इनके सामने एक बहुत बड़ा इशू था। पहला तो इशू ये था कि ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है,
जो बंगाल को डिवाइड करके 1905 में बना था। ओके, ईस्ट बंगाल का डिवीजन हुआ था ना, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, वेस्ट बंगाल में हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी। वो लोग बंगाली बोलते थे और बंगाली से बड़ा प्यार करते थे, उनकी कल्चर भी बंगाली थी और वो ज़्यादा सेक्युलर थे एज़ कम्पेयर टू पंजाबी मुस्लिम्स। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम ज़्यादा एक साथ रहा करते थे। अब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा हिंदुस्तान को कि जो ये 1600-1700 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये हिंदुस्तान के बीच में से हमें एक सड़क दे दो। आप समझ सकते हैं कितना रिडिकुलस आइडिया है। कोई सॉवरेन कंट्री अपने बीच में से सड़क निकाल के देगा आपको? ठेका लिया हुआ है क्या? खैर वो तो हंस के मतलब टाल नहीं था, हिंदुस्तान को टाल दिया गया, सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन ये कनेक्ट नहीं कर पाए कभी आपस में। और जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे, खासकर पंजाबीज़ एंड पठान्स, वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को बहुत नीची नज़र से देखते थे, बहुत नीची नज़र से। मतलब उनके लिए वो कोई मायने नहीं रखते थे। उनको आर्मी में कोई जगह नहीं मिलती थी, सिविल सोसाइटी में कोई जगह नहीं मिलती थी। वो कल्चरली बहुत थर्ड रेट मानते थे उनको, पता नहीं क्यों। ओके, शायद इसलिए कि वो बड़े गोरे चिट्टे और लंबे तगड़े होते थे, तो सोचते थे कि दिमाग पे भी हमारा ही हक है, पता नहीं। लेकिन इस बात का गुमान बंगालीज़ को होने लगा था वहाँ ईस्ट बंगाल में, ईस्ट पाकिस्तान में। और उन्होंने कहा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, तो गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा हमें ऑटोनॉमी दो, हमें अलग करो, कम से कम अगर साथ भी रहना है तो कम से हमें वैल्यू तो दो। तो वहाँ पे अवामी लीग एक पार्टी बनी जिसके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। वो बहुत पॉपुलर थे और इतने पॉपुलर थे कि लोग उनके लिए मर मिटने को तैयार रहते थे। वहाँ पे उन्होंने मुक्ति वाहिनी एक सेना भी बनाई, उनके कहने से बनी। और जब 70 में इलेक्शन हुए तो सीटें 162 थी ईस्ट पाकिस्तान की और 158 थी वेस्ट पाकिस्तान की, जो आज का पाकिस्तान है। 162 में अवामी लीग, जिसके हेड थे शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु, उन्होंने 160 सीटें जीती। ओके, एकदम सुपड़ा साफ ब्रूट मेजॉरिटी लेके आए। तो इससे उनका नेशनल असेंबली में जाने का, प्राइम मिनिस्टर बनने का हक बनता था। क्योंकि दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान में वहाँ पे एक पार्टी का जन्म हुआ था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PPP, जिसके हेड थे कौन? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। हुआ ये यहाँ पे कि इनकी 160 सीटें आईं और 300 की नेशनल असेंबली है। अब आप कहेंगे नेशनल असेंबली क्या है? जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, वहाँ भी पार्लियामेंट है। हमारे यहाँ लोकसभा है, उसको नेशनल असेंबली कहते हैं। और हमारे यहाँ जो राज्यसभा है, हाउस ऑफ एल्डर्स, अपर हाउस, उसको वहाँ पे सेनेट कहते हैं अमेरिकन स्टाइल में। तो 162 सीटें ये लाए और 81 सीटें लाई PPP, और उनके सारे जो एक साथ जोड़ के जो कोएलिशन बनाया था उसकी भी मेजॉरिटी बनती नहीं थी कहीं पे। सिंपल मेजॉरिटी आ गई भाई, 300 में 160 आ गए और क्या चाहिए, 151 में मेजॉरिटी है। लेकिन भुट्टो अड़ गए और याया खान भी अड़ गए। उन्होंने कहा सत्ता इसको बंगाली को तो नहीं सौंप सकते, ऐसा कैसे पाकिस्तान के बागडोर हम एक बंगाली को दे देंगे, इम्पॉसिबल। दोनों मनाने आए इनको कि यार मान जाओ, मत लो, क्या है, चलो देखेंगे ऐसा। इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, कोई चक्कर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। इन्होंने इसको अरेस्ट कर लिया। डेट थी 26 मार्च 1971। 26 मार्च 1971 को जब इन्हें अरेस्ट किया तो शेख मुजीबुर रहमान ने घोषणा कर दी कि आज बांग्लादेश इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो जाता इंडिपेंडेंट कहने से किसी के। लेकिन आज भी बांग्लादेश अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाता है? 26 मार्च को ही मनाता है, जबकि उस दिन इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। जब उन्होंने घोषणा कर दी तो इंडिया में इंदिरा गांधी चौंक गई। उन्होंने कहा तो राइट टाइम है, ये राइट टाइम है, चलो हम मदद करते। तो बुलाया गया सैम मानेकशॉ, जो वहाँ जनरल थे आर्मी के। उन्होंने कहा कि अटैक करो। उन्होंने कहा ऐसे तो नहीं अटैक किया जाता, मैं रेडी नहीं हूँ। मैं कब रेडी हो गए तुम? उन्होंने कहा बारिश के बाद, सर्दियों में हम अपना टाइम देख के लड़ाई करेंगे। एज ए राइट जनरल ही चोज हिज ओन टाइम ऑफ अटैक। लेकिन उन्होंने एक और बात भी कही
कि अगर प्रोवोकेशन पाकिस्तान की तरफ से नहीं आता है पहला अटैक, तो हम सारे दुनिया में अकेले पड़ जाएंगे। ओके। और आज मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो सारी दुनिया की सिंपैथी पाकिस्तान के साथ थी। नया कंट्री, इंडिया तो क्या है 200 साल से अंग्रेज़ों के अंडर, उसके पहले 1000 साल इस्लामिक वर्ल्ड के अंडर रहा था, मुग़लों के और किस किस के, तो कुछ सिंपैथी नहीं थी। ये नया कंट्री है, गल्फ़ कंट्रीज़ के पास में है। ओके। तो इससे उनको ज़्यादा लगाव था। हुआ ये कि सारा वेस्टर्न वर्ल्ड, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान के साथ अब इंडिया लड़े तो कैसे लड़े, और लड़ाई कितने दिन कर सकता है। तो डिसाइड ये हुआ कि लड़ाई होगी क्विक, पाकिस्तान के प्रोवोकेशन पे होगी, और उसका एंड रिज़ल्ट आएगा कि बांग्लादेश बनेगा, अदरवाइज़ लड़ाई का क्या फ़ायदा। तो पाकिस्तान ने गलती ये कर दी, उन्हें पता लग गया कि इंडिया कुछ कर रहा है, और उन्होंने हमारे ये पूरा राजस्थान, इस बॉर्डर पे अटैक कर दिया, पंजाब, कश्मीर। उनका जो एयर अटैक राजस्थान पे आया जैसलमेर में, तो पूछो मत, बहुत नुकसान हुआ हमारा। इंदिरा गांधी को मौका मिल गया, डेट थी 3 दिसंबर, 3 दिसंबर को वॉर डिक्लेयर हो जाता है, उनका एयर स्पेस बंद कर दिया जाता है कि आप हमारे ऊपर से उड़ नहीं सकते ईस्ट पाकिस्तान जाने के लिए। तो एयरफोर्स तो कट गई उनकी। हमारी फ़ौजें और मुक्ति वाहिनी, जिसके हेड थे शेख मुजीबुर रहमान, मिल के 13 दिन में लड़ाई जीत लेते हैं। याद रखिए 16 दिसंबर को वर्ल्ड का सबसे बड़ा सरेंडर होता है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, जहाँ पे 93,000 सोल्जर्स पाकिस्तान के सरेंडर करते हैं। उनका जनरल होता है ए के नियाज़ी, और हमारे यहाँ से जो कमांडेंट होते हैं जगजीत सिंह अरोड़ा, उनके सामने सरेंडर करते हैं, राइटिंग में देते हैं, और ईस्ट पाकिस्तान फॉर्मलाइज हो जाता है। इंडिया उसी दिन रिकॉग्नाइज कर देता है। इतना आसान नहीं था। लड़ाइयाँ सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं लड़ी जाती। इस दौरान हुआ ये कि अमेरिका बहुत बुरी तरह से इंडिया के अगेंस्ट आ गया। अमेरिका में उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे रिपब्लिकन पार्टी के रिचर्ड निक्सन, और उनके जो राइट हैंड थे वो थे हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर और रिचर्ड निक्सन दोनों इंदिरा गांधी से नफरत करते थे, हेट, एकदम नफरत। उन्होंने कहा अपना 7th फ्लीट भेजो। अभी आप कहेंगे 7th फ्लीट क्या होता है? 7th फ्लीट इज़ द मोस्ट lethal and dangerous naval fleet which has 50 to 55 ships and an aircraft carrier, जिससे कि लोगों का दिल दहल जाता है देख के ही। अगर वो कहीं इंडियन ओशन में आ जाता तो फिर इंडिया को चुप बैठना पड़ता, क्योंकि वो सैकड़ों मील से, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स से गोले दाग सकते हैं, वार कर सकते हैं। वो सबमरीन्स को भी देख के और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उनका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन इंदिरा गांधी भी कोई कम नहीं थी। उन्होंने 1 साल पहले ही USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसको आज हम रशिया कहते हैं, USSR से फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी, और उस फ्रेंडशिप ट्रीटी में ये लिखा था कि दोनों में से किसी पे भी अटैक होगा तो वो दूसरे पे अटैक माना जाएगा। अगर इंडिया पे अटैक है, इसका मतलब है अटैक रशिया पे हुआ है, USSR पे हुआ है। उन्होंने भी अपना एक न्यूक्लियर बेड़ा, फ्लीट, वो भेज दिया। न्यूक्लियर फ्लीट का मतलब पता है कि बहुत डेंजरस, कि जहाँ पे लग गया अगर इनके फ्लीट को तो वेपोराइज हो जाएगा पूरा फ्लीट, बहुत डेंजरस। 7th फ्लीट वॉज नॉट न्यूक्लियर, ओके, इट वॉज नॉट हैविंग न्यूक्लियर पावर। जब अमेरिका को लगा कि रशिया इज साइडिंग विद इंडिया, दे बैक्ड आउट, बट दे टोल्ड चाइना टू सपोर्ट पाकिस्तान। लेकिन चाइना की बदकिस्मती, इंडिया की खुशकिस्मती कि विंटर का मौसम था, और विंटर्स में तो हिमालय पर पूरी बर्फ़ जम जाती है, आते तो आए कहाँ से, ओके। खैर, इस दौरान इंदिरा जी ने
इंदिरा जी को बहुत धमकियाँ मिली अमेरिका से, चाइना से, वेस्टर्न वर्ल्ड के और भी कंट्रीज से कि चुपचाप से हट जाओ इधर से, सीज फायर करो, रोक दो इस लड़ाई को यहीं पे। इंदिरा जी ने सोचा अगर इसको रोक देंगे तो गड़बड़ हो गई बहुत ज़्यादा, फिर तो पाकिस्तान और तगड़ा हो जाएगा, फिर तो हम कहीं के नहीं रहे। तो उन्होंने कहा अब तो ये लड़ाई ख़त्म करके ही हम मानेंगे। उन्होंने एक ओपन चिट्ठी लिखी रिचर्ड निक्सन को कि ये गलती तुम्हारी है, अगर तुम मान गए होते कि बांग्लादेश में पाकिस्तान क्या क्या एट्रोसिटीज़ कर रहा है, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में, तो ये लड़ाई कभी होती ही नहीं। अब ये चिट्ठी जब ओपन हो गई, इन्होंने जानबूझ के ओपन कर दी, तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी सोचा यार कहीं तो कुछ गड़बड़ है, क्यों अमेरिका इतना साथ ले रहा है, क्या हम अंधे थे, हम देख नहीं पा रहे हैं क्या कुछ, कहीं तो इंडिया सही है। खैर ये लड़ाई ख़त्म होती है। 16 दिसंबर को 1971 में एक नए कंट्री का जन्म होता है और उसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं कौन, शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें पाकिस्तान रिहा करता है। 72 में एक शिमला एग्रीमेंट होता है। ऐसा कहते हैं कि इंडिया ने जो वॉर में जीता वो शिमला एग्रीमेंट में हारा। हमने उनके 93,000 सोल्जर्स रिहा किए, उन्होंने हमारे 54 सोल्जर्स कभी भी रिहा नहीं किए। कैन यू इमेजिन। हमने उनकी 15,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास ज़मीन जो कब्ज़ा कर ली थी लड़ाई में, वो भी हमने वापस कर दी। हमने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें लिखा था कि एक दूसरे की सीमाओं की रिस्पेक्ट करेंगे और गोलीबारी नहीं करेंगे कभी भी। जैसे ही भुट्टो उधर गए गोलीबारी शुरू हो गई थी। 2 महीने भी ये एग्रीमेंट नहीं रहा। 1974 में 18 मई को पोखरण, राजस्थान में है, पोखरण में इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्टिंग होता है और जिसका कोड नेम दिया जाता है स्माइलिंग बुद्धा। 18 मई को उस दिन बुद्ध जयंती थी, सारी दुनिया चौंक जाती है। वो हमारा पहला एक इंट्रोडक्शन था न्यूक्लियर पावर से। इधर पाकिस्तान के भी कान खड़े हो जाते हैं। अब आइए वापस पाकिस्तान में चलते हैं। पाकिस्तान में हुआ ये कि बहुत शेकी हो गया पाकिस्तान उसके बाद से, और पाकिस्तान में फिर मिलिट्री ने इस तरह से काबू करना शुरू कर दिया कि जब ज़ियाउल हक आए बाद में तो उन्होंने भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया। उनकी बेटी को, ऐसा कहा जाता है कि आर्मी ने ही मरवा दिया बेनज़ीर भुट्टो को भी। और इस समय परवेज़ मुशर्रफ जो उनके आर्मी के हेड थे और जिन्होंने कारगिल वॉर किया था, वो भी एग्ज़ाइल में रह रहे हैं लंदन में, वो भी वापस नहीं आ पाए। तो वहाँ का इतिहास हमेशा से आर्मी के फेवर का रहा है, आर्मी के हक का रहा है, आर्मी ही चलाती आ रही है उस कंट्री को। आइए आते अमेंडमेंट की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट नंबर 36। हमारे पहाड़ों में, हिमालयाज़ में एक हिमालयन स्टेट है, उसका नाम है सिक्किम। ये हमारी स्टेट नहीं हुआ करती थी पहले, हमारा प्रोटेक्टोरेट हुआ करती थी, मतलब हम इसकी रक्षा कर रहे हैं बस। लेकिन मई 1975 को, ओके, 16 मई 1975 को ये अमेंडमेंट पास करके वहाँ पे एक इलेक्शंस करवा के कि जिसमें वहाँ के राजा जो हैं उनको हटाया जाए। राजा कौन होते हैं वहाँ पे, उनका नाम, वो होते हैं चोग्याल। जैसे महाराजा कहते हैं, महाराजा का इक्विवेलेंट है चोग्याल। और फैमिली कौन सी थी, नामग्याल फैमिली। तो नामग्याल को हटा के पब्लिक का राज्य हो जाता है, क्योंकि इंडिया में राजे रजवाड़ों का तो कोई स्थान है ही नहीं, जगह ही नहीं उनकी। एंड इट बिकम्स द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 36। 35 भी इसी से रिलेटेड है, बट 36 मान के चलिए आप। ऑन 16 मई 1975। तो 75 में, मई 74 में, 75 में, देखिए कितने बड़े बड़े काम होते हैं। 74 में हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं, 75 में सिक्किम हमारे साथ आ जाता है, बांग्लादेश ऑलरेडी बन चुका है। लोग कहते हैं फिर इंदिरा जी को इमरजेंसी लाने की क्या ज़रूरत थी, क्या वो इतना डर गई थी मोरारजी देसाई और लोकनायक जयप्रकाश नारायण से कि उन्हें इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत पड़ गई, क्या कोई मीटिंग्स नहीं हो सकती थी कुछ।
लेकिन देखिए, इतिहास हमें कुछ बातें भी सिखा के जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अच्छी बात ये हुई कि हमारे देश के शासकों को, पार्टीज़ को ये पता लग गया कि अगर आप जनता के साथ नहीं हो, अगर करप्शन होगा तो देश आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही आप देख रहे हैं, जितना डेमोक्रेसी मजबूत होगी, करप्शन उतना कम होगा। जब इंस्टेबिलिटी रहेगी, इंस्टेबिलिटी रहती इसीलिए है कि करप्शन होता है, लोग हटा देते हैं, दूसरा आता है वो उससे भी ज़्यादा करप्ट, उसे भी हटा देते हैं, तीसरा उससे भी ज़्यादा करप्ट। तो पाकिस्तान में यही हुआ और अभी तक हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश में 2009 से 2020 तक शेख हसीना का शासन रहा है, एंड बांग्लादेश हैज़ बीन प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इट्स जीडीपी is higher than the GDP of Pakistan. Its reserves, foreign currency reserves, are 2 times more than the reserves of Pakistan. So आप ये देखिए, आज मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अपने कमेंट्स दीजिएगा और बताइएगा आपको ये कैसा लगा। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे जनता पार्टी की, दैट इज़ फ्रॉम 1977 जब इंदिरा जी हारी थी और 1980 तक कि वो खिचड़ी सरकार क्यों नहीं चली, उसके अचीवमेंट्स क्या थे, देश ने क्या सीखा। तो ये हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि कभी भी ये सोच के मत चलिए कि आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको कुछ चीज़ें आ गई। इससे एक ट्रिगर पैदा होना चाहिए कि आप गूगल सर्च करें, कोई बुक्स पढ़ें। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपके माइंड को शार्पन करता है, डेट्स रिमेंबर करना, इवेंट्स रिमेंबर करना, या आपके दिमाग को एक एक्सरसाइज देता है। मेंटल एक्सरसाइज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फिजिकल एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।